Hi everyone, very good afternoon and welcome back to CGB Mentors. So today we are going to discuss the news analysis for the 25th of June, right? So over here, let's discuss. There has been an IPO which has been what you can say bid is opening today and it is going to close on June 27, ठीक है? कौन सी कंपनी का आईपीओ है इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बट वी विल सी दैट व्हाट ऑल वी स्टडी इन फाइनेंस स्टैटिक आज हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइस बैंड आपको दिया हुआ है, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, राइट? दिस हैज बीन गिवन टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी बिड इन्वेस्टर बिड करना चाहते हैं तो वो मिनिमम 20 शेयर्स का कर सकते हैं एंड देन इन दी मल्टीपल्स ऑफ 20। यहाँ इनके शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 10, राइट? दे हैव आल्सो गिवन यू पी रेशो। आपको पी रेशो भी प्राइस अर्निंग रेशो दिया हुआ है कि ये हमारा एमपीएस कंपेयर टू ईपीएस क्या रेशो है, इंडस्ट्री एवरेज क्या है, ऑफर कब खुलेगा कब बंद होगा ये आपको दिया हुआ है। देन दे हैव आल्सो टोल्ड यू कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ये आईपीओ है। इन द केस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस दे गिव यू अ प्राइस रेंज, ठीक है? वो आपको एक प्राइस रेंज देते हैं ना कि एक फिक्स्ड प्राइस। देन दे हैव आल्सो टोल्ड यू कि क्यूआईबीस को हम कितना देंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन के लिए कितना है और रिटेल पोर्शन के लिए कितना है, राइट? So, the investors who apply for lesser than 2 lakh rupees, they are classified under retail portion. QIB portion क्या है? Like your mutual funds, your pension funds, right? Apart from that, your financial institutions, इंश्योरेंस कंपनीज, जिनके भी पास में ज्यादा पैसा है, whosoever is having deep pockets, they are called as qualified institutional buyers. After that, I have also talked about कि जब भी कोई इशू होता है ना, there are book running lead managers. Book running lead managers का मतलब क्या होता है कि they handle the process, okay, of issue. एंड यू सी यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में भी बात की है कि 12 बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, दे हैव हैंडल्ड 90 पब्लिक इश्यूज, 90 पब्लिक इश्यूज हैंडल किए हैं इन्होंने। एंड जिसमें कि वी डोंट हैव टू सी कि भाई कितने पे इशू क्लोज हुआ, टोटल इशू कितने हैंडल किए, नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द एग्जाम्पल्स। जेएम फाइनेंशियल्स, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आईआईएफएल, right? Jeffries, Morgan, Motilal Oswal, Nuvama, Nomura, UBS, right? So they all are the book running lead managers who have been associated with this issue. Now, coming to the first news article that we have is surge in FCNRB account leads to strong growth in the NRI deposits. अब देखो, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो इंडियन सिटीजन तो हैं लेकिन अभी इंडिया से बाहर रहते हैं, क्या वो इंडिया में डिपॉजिट खोल सकते हैं? यस। तो पहला है उनके पास में फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ये फॉरेन करेंसी में ही डिनोमिनेटेड होता है, मतलब कि आपके पास में कोई रिस्क नहीं है कि रुपी अगर डेप्रिशिएट भी होगा तो भी यहाँ कोई रिस्क नहीं है। दैट इज वाई यू सी कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है फिर भी दी एनआरआईज दे आर डिपॉजिटिंग देयर मनी इन इट, ठीक है? वो अपना पैसा इसमें डिपॉजिट अभी भी कर रहे हैं। इसमें दूसरे टाइप का एक अकाउंट होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, राइट? ये रुपी डिनोमिनेटेड होता है, आप यहाँ डिपॉजिट्स कर सकते हैं। देन एक और अकाउंट होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ऑर्डिनरी अकाउंट, मान लीजिए आप कोई इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ इनकम आ रही है आपको, सो फॉर कीपिंग दैट income in this account you open non-resident ordinary account, right? तो इस तरीके से अलग अलग अकाउंट है, बट ये एनआरई और एनआरओ क्या है, ये रुपी डिनोमिनेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सचेंज रिस्क है। एक्सचेंज रिस्क का मतलब क्या होता है, दैट इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम रूपी टू डॉलर्स यू विल फेस सम लॉसेस, कि उस टाइम पे क्या एक्सचेंज रेट रहती है, बट क्या ये रिस्क आपका एफसीएनआर अकाउंट में है? सो दैट इज नॉट देयर। एंड इसीलिए आरबीआई डेटा के हिसाब से दीज डिपॉजिट्स हैव लेड टू अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। हमें ये क्यों चाहिए एफसीएनआर अकाउंट? क्योंकि अच्छा ही है ना, हमारे पास में डॉलर्स आ रहे हैं, नॉट जस्ट द डॉलर्स बट वी आर गेटिंग सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट? मतलब कि हमें यूरोज भी मिल रहे हैं
और हमें what you can say other currencies like pounds etc. We are getting everything, so we are getting a foreign currency assets, and this is why this is good for us, right? So next we have MSMEs, they need to cut emissions. तो अब पहले तो कुछ बेसिक डेटा के बारे में बात करते हैं। एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन कितना है इंडिया में? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 30% कंट्रीब्यूशन है। एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 45% कंट्रीब्यूशन है, राइट? टोटल 6 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं और अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, राइट? So this is the data. Now this is how crucial MSMEs are. Exports में इतना उनका जो है contribution है. Now problem is that this article tells us कि around 6,000 MSMEs clusters हैं, ठीक है? 6,000 MSME क्लस्टर मतलब कि कौन से सेगमेंट में है ये? इसमें से 180 सेगमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत एनर्जी इंटेंसिव हैं। अभी एनर्जी इंटेंसिव वाले सेक्टर्स कौन से हुए आपके? जैसे कि स्टील रोलिंग, ठीक है? इसके अलावा ग्लास रिलेटेड वर्क, ठीक है? सो दीज काइंड ऑफ MSMEs दे आर लीडिंग टू अ हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एंड ये एमिट करती हैं 40% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस व्हाटएवर टोटल MSMEs इन टोटल वुड डू, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? These MSMEs they have led to 40% of the greenhouse gas emissions of the total MSME sector as a whole. इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे एक एसएमई क्लाइमेट सर्वे रिपोर्ट आई थी। आई रिपीट अगेन, एसएमई क्लाइमेट सर्वे रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि at least 52% MSMEs say that we are not able to transit to green technology because we are not having enough money. हमारे पास में पैसा ही नहीं है। उन्होंने कहा जब पैसा ही नहीं होगा तो हम किस तरीके से ट्रांजिशन करेंगे ग्रीन इकोनॉमी के तरफ। अच्छा, ये जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कोई आपकी स्टील री रोलिंग हो गई, ग्लास रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, ब्रिक इंडस्ट्री हो गई, दे आर लीडिंग टू सो मच हाई ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दैट गोइंग फॉरवर्ड इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस, ठीक है? हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा इनको हैंडल करना। क्यों? क्योंकि देखो वेरियस इकोनॉमीज दे आर लॉन्चिंग द ग्रीन इनिशिएटिव, जैसे कि आप देखेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन टैक्स ऑफ EU, राइट? ये सब कुछ आ रहा है। अब MSMEs के एक्सपोर्ट्स पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। फिर दूसरा ये आर्टिकल बोलता है कि MSMEs आर नॉट इवन बिकॉज दे आर सो स्मॉल, दे डू नॉट हैव द एमिशंस रिलेटेड डिस्क्लोजर नॉर्म्स, मतलब कि आप इतनी बड़ी कंपनी नहीं हो कि आपके ऊपर एमिशन डिस्क्लोजर नॉर्म्स हो, जैसे कि जो सेबी का BRSR है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, वो भी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। सो दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग कि देखो गवर्नमेंट जो है 25 से 40% अपना प्रोक्योरमेंट MSME से ही करती है, राइट? सो व्हाई कांट वी टेल द गवर्नमेंट कि आप एक एमिशन डिस्क्लोजर नॉर्म्स लेके आइए MSMEs के लिए, वो वॉलेंटरीली भी फॉलो कर सकती है, और जहां से आप ये जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ना, उन पर उनको बोलिए कि आप हमें एमिशंस बताइए कि आप कितना एमिट कर रहे हैं। एंड स्पेशली यू कैन रिमेम्बर स्टील रोलिंग, ग्लास, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टॉक अबाउट योर ब्रिक रिलेटेड, पेपर ब्रिकलिन्स के बारे में बात कर सकते हो, पेपर रिलेटेड इंडस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। So all these are this is something that have led to increased emissions, and we need to cut the emissions for this sector. Then we have rate rationalization will improve GST system. तो यहाँ पे बात की गई है, कुछ पीकिलर पॉइंट्स है। देखो GST में इस वक्त रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स कितने हैं? 1.47 करोड़, ठीक है? अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीनों में जो GST का मंथली कलेक्शन है वो भी 2 लाख करोड़ हो गया है, 2 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। सो दैट मीन्स थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, बट
आपको क्या करना चाहिए ना, आपको थोड़ा सा रेट्स को कम करना चाहिए। एक आपकी जो है मिनिमल रेट होनी चाहिए, एक आपकी मीडियम रेट होनी चाहिए और एक आपकी हाई रेट होनी चाहिए, राइट। सो एसेंशियल्स को आप हाई रेट पे टैक्स करेंगे, जो डीमेरिट गुड सॉरी एसेंशियल्स को आप मिनिमम रेट में टैक्स करेंगे, ठीक है। जो आपके डीमेरिट गुड्स हैं जैसे लग्जरी आइटम्स हो गए उनको आप हाई पे टैक्स कीजिए, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस आर्टिकल इज आल्सो सजेस्टिंग कि 8 साल हो गए हैं एंड वी डू नॉट हैव जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल टिल डेट। हमारे पास में अब तक जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। व्हाई इट इज नॉट देयर? केसेस होते हैं बिकॉज देर आर सो मेनी आर्बिट्ररी इंक्लूजन। अभी पॉपकॉर्न वाला हमने वो बात तो सुनी थी कि पॉपकॉर्न में भी वेराइटीज बना दी, तो जब आप इतनी वेराइटी बना देते हो ना, सो इट लीड्स टू व्हाट यू कैन से court cases and high courts are already burdened, so GST appellate tribunal तो होना ही होना चाहिए, right। And apart from that they are talking about the GST rate rationalization, ठीक है। कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिस तरीके से जैसे आपका जो ई इनवॉइसिंग हो गया, राइट, आपका ई वे बिल हो गया, उसके बाद में और GSTR2A, GSTR2B invoice management system, right? So there are some good initiatives, but there are few more initiatives that we need. इसके अलावा आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बात की ही थी कि जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हमें 18% जो जीएसटी लगता है लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस में, उसको 5% करना ही पड़ेगा अगर आपको आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ाना है तो। Now, next is RBI's auction of 1 lakh crore aims to absorb the excess liquidity. देखो, right now there is 2.43 lakh crores excess liquidity in the system. Excess liquidity मतलब this is the excess money that the banks are having. तो यहाँ पे RBI ने क्या लॉन्च किया है? आपका वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो क्या होता है? यहाँ पे एक फिक्स रेट नहीं होती, बैंक्स हैव टू ऑक्शन, ठीक है। बैंक्स हैव टू पुट देयर बिड्स, राइट, इन दी ऑक्शन कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट चाहिए टू पार्क देयर एक्सेस फंड्स विद दी आरबीआई, ठीक है। बैंक यहाँ पे बिड्स देंगे आरबीआई को कि दिस इज द इंटरेस्ट रेट दैट वी वांट इन ऑर्डर टू पार्क एक्सेस फंड्स विद यू। अब एक बात सोचो, आरबीआई क्यों ये एक्सेस फंड्स को एब्जॉर्ब करना चाहती है? देखो, पहली चीज तो ये कि अगर ये एक्सेस फंड्स मार्केट में पड़े रहेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइट। अगर ये एक्सेस फंड्स मार्केट में रहेंगे तो बैंक्स जो हैं वो आपके लेंडिंग रेट्स को कम करेंगे। वी वांट दैट लेंडिंग रेट्स शुड डिक्रीज, मतलब कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आपके लोन दिए जाते हैं वो कम होना चाहिए, दैट्स व्हाट वी वांट। बट एट द एंड ऑफ द डे वी वांट वन मोर थिंग, जो अभी हमारा जो रेपो का कॉरिडोर है, राइट, जो हमारा रेपो रेट कॉरिडोर है, एसडीएफ, रेपो एंड एमएसएफ। सो आरबीआई वांट्स कि जो आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं ना बैंक लोन्स पे, वो इसी दायरे में रहना चाहिए। इफ बैंक्स विल हैव सो मच एक्सेस मनी दे कैन गो बियॉन्ड दिस कॉरिडोर ऑल्सो, ज्यादा सस्ता भी कर सकते हैं लोन। तो आरबीआई चाहता है कि ज्यादा सस्ता भी नहीं होना चाहिए, इन इस लिमिट के अंदर ही अंदर रहना चाहिए आपके जो लेंडिंग रेट्स हैं वो। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आरबीआई टू लॉन्च दी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शंस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आरबीआई कम्स विद इट। अगर आरबीआई ने इसको अभी कंट्रोल नहीं किया तो गोइंग फॉरवर्ड दिस लिक्विडिटी कैन मूव टू 4.5 lakh crores and that would not be good for us, right? So this is why central bank has announced the VRR to absorb liquidity to keep the banking system surplus at about 1% of deposit. अभी numbers हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, these numbers are not important for us. What is important is the factors why the RBI is conducting the variable rate reverse repo. एक fixed rate reverse repo भी होता है जहाँ पे fixed rate of interest पे बैंक से उनका surplus fund लिया जाता है, right? लेकिन यहाँ पे if the banks will provide their bids तो आरबीआई के लिए तो अच्छा ही है ना, सब compete करेंगे तो rates will go down. So this is it for today. Thank you so much for joining in and I hope you would have understood something out of this lecture. If you did, then please do not forget to like this video.